हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th फिजिक्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में। देखो, वैद्युत फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे जाकर के हम जो है एक नियम पढ़ेंगे जिसको हम जानते हैं गॉस का नियम। ठीक है ना, गॉस प्रमेय। तो ये जो गॉस प्रमेय है, गॉस थ्योरम जिसको हम बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और गॉस थ्योरम को अगर समझना है अच्छे से तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो फ्लक्स समझनी पड़ेगी या फिर वैद्युत फ्लक्स हम जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, देखो बेसिकली हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम इसका डेफिनेशन को देखेंगे एंड देन हम ये पूरा अच्छे से देखेंगे विद प्रैक्टिकल अप्रोच की वाकई में वैद्युत फ्लक्स जो है आपका क्या है ना, इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स एक मापन है, ठीक है ना, इट इज अ मेजरमेंट, क्या ना, जो यहां दर्शाता है कि किसी सतह से होकर कितनी वैद्युत रेखाएं गुजर रही है। इसे निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। ये सिंपल सी एक मेजरमेंट है जो कि ये बता रहा है कि अगर कोई भी एक सरफेस है हमारा, है ना, मान के चलिए कि एक सरफेस है। अब इस सरफेस के अंदर से मान के चलिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में मैंने आपको बताया था। जो विद्युत बल रेखा या फिर विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्या होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो वहां आपको सारी चीजें पता लग जाएगा। तो मान के चले कि ये है हमारे पास। अब इससे जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है गुजर रही है। मान के चलो ये है एक लाइन हमारा, ये है, ये गुजर रही है, ये है ना, एक लाइन ये जा रही है। ऐसे ही और भी लाइनें जा सकती है। एक लाइन हमारा ये जा रही है, एक लाइन जो है हमारा ये जा रही है, ठीक है ना, इस टाइप से। एक लाइन जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फ्लक्स ये कहा जा रहा है कि फ्लक्स जो है वो माप है, वो मापन है जो कि किसी भी जो है सतह से, है ना, कोई भी सतह हो सकता है, कोई भी सरफेस हो सकता है, उस सरफेस से होकर के गुजर रही हो, है ना। तो कितनी फील्ड लाइन है, देखो एक तो इसके अंदर से जा रही है, ऑब्वियसली बात है भी जा रही है, 2 है ना, 3 ये लाइन जा रही है, 4 ये लाइन जा रही है। तो जो फ्लक्स है इसको हम फाई से दिखाते हैं, है ना, फाई ई से दिखाते हैं। तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितनी हो गई, 1 2 3 4 लाइनें जो है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसमें से गुजर रही है। तो इसका मतलब फाई ई जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक सिंपल सा बेसिक आइडिया आपको जरूर लग गया होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ठीक है ना। ये एक सिंपल सा मेजरमेंट हम कर रहे हैं। अब इसको काउंट क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये जो सतह है, ये जो सरफेस है, ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर से जो है ये वाली लाइन नहीं गई है। इसको हम इसीलिए देखो है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये भी रेखा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी रेखा है, अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये भी रेखा है, लेकिन इसको हमने काउंट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये जो है इस फील्ड के अंदर से नहीं जा रहा है, इसलिए इसको फ्लक्स के उसमें हमने काउंट नहीं किया है। फ्लक्स के उसमें हम उन्हीं रेखाओं को काउंट करेंगे जो कि इसके क्षेत्र के अंदर से पास हो रही हो। क्लियर है, समझ में आ गया। तो देखो अब मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं, आप कहोगे कि सर आपने ये क्या बता दिया, आपने तो बता दिया कि भैया ये एक माप है ना, इसको एक सिंपल सा मेजरमेंट है जो कि किसी सतह से होकर के कितनी रेखाएं गुजर रही है, वो सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा, जो है वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, है ना। और एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे, तो एग्जाम में आएगा तो उसको लिखने के लिए आपको डेफिनेशन नीचे दिख ही रहा होगा। किसी सतह जो है, कोई सरफेस है, किसी सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स हम जो है कहते हैं। तो वही चीज है जो मैंने आपको अभी डायग्राम के हेल्प से बना करके समझाया था। देखो अब ना इसको समझने के लिए, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम ना क्षेत्रफल वेक्टर को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, क्या समझेंगे, क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर हम जिसको कहते हैं। वेक्टर के बारे में आपने सुना होगा, वेक्टर क्या होता है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां ना जो है एक मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहा हूं, ठीक है,
कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको पता ही होगा क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है वो आपको पता ही होगा। देखो एक लाइन में यहाँ पे ले रहा हूं, मान के चलिए कि ये है, ठीक है। एक एक्सिस जो है मैं यहां से और ले रहा हूं जो कि आप मान के चलिए कि ये है, ठीक है। एक हमारा ये लाइन हो गई, एक लाइन जो है मैं और ले रहा हूं जो कि कुछ इस टाइप से हमारा होगा, ये है, ठीक है, जेड एक्सिस हो गया। तो ये जो है हमारे पास 3 लाइनें हैं और इस पर मैं क्या कर रहा हूं कि एक मैं स्क्वायर यहां पर ले लेता हूं सिंपल सा, जो कि ये है हमारा, क्लियर है, ये है। अब इसका जो है ना थोड़ा सा मैं कलर भी जो है चेंज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा जो है फील आए। और ये जो हमारा है यहां से इसको जो है मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूं लाइन, ताकि आपको क्लियर विजिबल हो सारी चीजें, है ना। ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन को भी मैं थोड़ा सा विड्थ इसको बढ़ा देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा आपको, है ना, विजिबल हो अच्छे से, समझ में भी अच्छे से आया, क्लियर। ये हमारे पास जो है क्या है ना, एक सरफेस है, समझना इसको बड़े ध्यान से। ये हमारे पास जो है एक सरफेस है और इसका एरिया जो है ना हमारे पास ए है, इसका भी एरिया ए है, ये भी एरिया ए है, ये भी एरिया है। एरिया की मैं अगर बेसिकली बात करूं, एरिया है, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा इसका, देखो अगर ये ए है तो ए स्क्वायर, लंबाई गुणा चौड़ाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब जब बात करेंगे क्षेत्रफल वेक्टर की, क्षेत्रफल वेक्टर की, तो वहां पर ये चीज थोड़ा सा वेक्टर के फॉर्म में हमारा आ जाएगा। और वेक्टर के फॉर्म में कैसे आ जाएगा, देखो क्षेत्रफल वेक्टर हम उसी को लेंगे जो कि इस क्षेत्र के सीधा क्या हो, लंबवत हो। तो ये जो हमारा एरिया आ रहा है इसका लंबवत हमारा, देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो जो भी हमारा, देखो ये एक्स एक्सिस का जो हमारा डायरेक्शन दिखाता है वो आई कैप होता है ना, वाई जो है हमारा आपने सब पर रखा है, जे कैप होता है, इसको हम के कैप बोलते हैं। तो अगर मैं इसके वेक्टर के डायरेक्शन की बात करूं, ठीक है, वेक्टर के डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो उस कंडीशन में जो है क्षेत्रफल वेक्टर इसका हो जाएगा ए स्क्वायर, और साथ में क्योंकि इसके परपेंडिकुलर कौन सा है, इसका लंबवत कौन सा है, अभिलंबवत कौन सा है, जे के कैप जो है इसका अभिलंबवत है। तो ये हमारा वेक्टर क्षेत्रफल वेक्टर हो गया। क्षेत्रफल वेक्टर को हमेशा एक चीज ऐसे समझ सकते हो कि इसके लिए आपको जो है एक लंबवत एक्सिस का होना जरूरी होता है, क्लियर है, वो उसका क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा। अब मान के चलिए कि मैं कोई भी एक सरफेस यहां पर आपके सामने ले रहा हूं, एक सरफेस में ले रहा हूं कोई भी, मान के चलिए कि ये एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस में ये ले रहा हूं, एक सरफेस मैंने ये ले लिया जो कि अभी इसको मैं इसका भी थोड़ा सा कलर डिफरेंट ले लेता हूं, है ना। ये एक सरफेस मैंने ले लिया और एक मैं एरिया ले रहा हूं, यहां पे समझना, एक मैं एरिया ले रहा हूं जो कि इसको ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा सही से लेते हैं, ठीक है, ऐसे। ये हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल लाइन मैंने यहाँ पे ले लिया, अभिलंबवत लाइन ले लिया मैंने। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, विड्थ को इसका बढ़ा देता हूँ लाइन की, ये हो गया, ठीक है। इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारा कुछ इस टाइप से है, ऐसे है, ध्यान रखना, ये है, ऐसा है, ठीक है, ऊपर की ओर है, ठीक। और इसका जो डायरेक्शन है ना वो हम मान के चल रहे कि एन कैप है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो मान के चलिए कि ए वेक्टर है, समझ में। तो क्षेत्रफल जो है ए है, सॉरी मैं यहां पर थोड़ा सा गलत कर दिया है, इसको मैं सही से लिख लेता हूं। ये जो एरिया है, इसका जो एरिया है, ये जो मैंने यहां पर एक आपको एक सरफेस बना करके दिखाया है, इसका जो एरिया है वो मैं मान के ही चल रहा हूं कि ये ए है इस पूरे का। तो एरिया वेक्टर की अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए, देखो एरिया वेक्टर हमेशा के लिए उस जो भी आप एरिया ले रहे हैं उसके परपेंडिकुलर लाइन को हमें लेना होता है, क्लियर, उसके परपेंडिकुलर लाइन को हमें जो है देखना होता है। तो परपेंडिकुलर लाइन को हमें देखने के लिए हम क्या करेंगे जनरली, देखो ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, तो इसका एरिया वेक्टर की मैं बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। और एरिया वेक्टर हमारा होगा क्या, अगर मैं ए वेक्टर की बात करूं इसका, तो इसका एरिया वेक्टर देखो एन इसका डायरेक्शन है, एन कैप,
और ए इसका जो है क्या है, एरिया है। तो एन कैप ए जो है इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो होप कि आपको समझ में आ गया कि इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप ए। तो जो भी एरिया होगा उस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो है उसका डायरेक्शन को बताएंगे, वो हमारा जो है उसका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है, एरिया वेक्टर हो जाएगा। अब ये तो हमने बात किया है 2D डायग्राम्स के लिए, 2D के लिए, ठीक है, 2D के लिए। 3D के लिए अब देखो एरिया वेक्टर सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं एक ही डायरेक्शन पे ले रहा हूं। देखो अगर इसका अगर इसका नेगेटिव भी हो ना, अगर ये थोड़ा सा और भी नेगेटिव डायरेक्शन में भी लो मैं जेड का नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वो भी एरिया वेक्टर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस का के कैप, ये भी हो सकता है। ये अगर इसके लंबवत देखो, ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये वाली लाइन, सॉरी ये वाली लाइन जो है आपका ऐसा भी हो सकता था, है ना। ये जो लाइन है वो ऊपर के डायरेक्शन में ना होकर के नीचे के डायरेक्शन में भी तो हो सकता था। तो अगर ऊपर के डायरेक्शन में ना होकर के नीचे के डायरेक्शन में होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हमारा पॉसिबल है। तो इसका एरिया वेक्टर अगर मुझे निकालना होता तो माइनस का एन कैप ए हो सकता था। ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा 3D वाला जो डायग्राम की मैं बात करूं, तो 3D वाला डायग्राम में अगर देखूं तो उस कंडीशन में एरिया वेक्टर हमारा कैसा होगा, चलिए वो हम थोड़ा सा अभी कोशिश करेंगे। आपको थोड़ा ड्रॉ करके मैं बताने की कोशिश करूंगा, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो एक मैं यहां पर एक 3D डायग्राम लेता हूं। सबसे पहले तो यहाँ शेप में इसको मैं फिलअप कर देता हूँ ऐसे, और फिर एक शेप में और लेता हूँ जो कि यहाँ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया, क्लियर है। और इसका जो कलर है वो मैं कुछ और ले लेता हूँ, ऐसा ले लेता हूँ। एंड देन एक जो है सरफेस में और लेता हूँ यहाँ से, इस टाइप से जो उड़ जाएगा। और मैं इसको जो है विड्थ को थोड़ा सा विड्थ को बढ़ा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ना डायग्राम को अच्छे से समझने में आसानी हो जाए। क्लियर है, ये है मेरा मेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपको बताने का, ठीक है। चलिए एक लाइन में यहाँ से और ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी विड्थ मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। और ऐसे जो है आपने बचपन में बनाया भी होगा इस टाइप का डायग्राम, तो ये वही चीज़ मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है हमारा। तो इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने जो देखा ना वो हमने एक्चुअल में क्या है ना, वो हमने 2D डायग्राम में देखा है, 2D में देखा है। लेकिन मैं थोड़ा सा 3D को कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा 3D वे में आपको जो है चीजें समझ में आए। और 3D में हम जो है अगर एरिया वेक्टर निकालना है और फ्लक्स निकालना है तो हम कैसे जो है उसको निकालेंगे, क्लियर है। तो ये जो है आपको दिख गया होगा कि एक मैंने यहाँ पर एक 3D डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए। और इस 3D डायग्राम में अगर आप थोड़ा सा कुछ समझ में अगर आ रहा है, दिख रहा है, तो आप इसको जो है गौर से देखेंगे तो कुछ चीजें तो जरूर समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा ना यहाँ कलर और भी वो कर देता हूँ। देखो एक सरफेस हमारा ना ये है, ये वाला एक सरफेस है हमारा, ठीक है ना, ये वाला। तो ऐसे मैं इसको थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक सरफेस तो हमारा ये हो गया जिसको मैंने ये क्लोज कर दिया, ठीक है। एक सरफेस तो हमारा ऊपर वाला हो जाएगा जो कि यहाँ से ये एक सरफेस ये भी हो जाएगा हमारा ऊपर वाला, ठीक है। एक सरफेस जो है हमारा इधर वाला भी हो जाएगा, क्लियर है। तो आप अगर देखोगे, मैं अगर इसके बात करूं क्षेत्रफल वेक्टर की, ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर की, तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, देखो इसका बाहर के साइड में ऐसा हो जाएगा, क्लियर है। इसका इस टाइप से जो है हो जाएगा, इसका इस टाइप से जो है ऊपर के साइड में हो जाएगा, इधर वाले का इधर वाले हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस टाइप से हमारा चल रहा था, नीचे वाले का उस टाइप से ईज हो जाएगा। तो मतलब इसके अंदर की अगर मैं बात करूं, देखो ये अगर हमारा एक सरफेस है ना, 3D में बता रहा हूं मैं, ये सरफेस है, तो इसका अगर इधर वाले के लिए मैं कह रहा हूं तो इसका इधर वाले भी होना चाहिए, मतलब आगे से और पीछे से 3D वे में आप समझिए इस चीज को। ये एक सरफेस है हमारा, इस सरफेस का
ऊपर बाहर के साइड में भी है और अंदर के साइड में भी जा सकते हैं। अंदर के साइड में हमें नहीं लेना है डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसका एरिया वेक्टर की बात करूं तो जनरली जो भी इसका एरिया होगा वो इस सरफेस के लिए बाहर के साइड के जो है डायरेक्शन के मल्टीप्लाई के साथ जो है होता है। तो इसमें हम जो है अंदर के साइड तो नहीं ले सकते, इसमें बाहर के साइड में जो है लेना होता है एरिया वेक्टर का। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर लाइन तो हमें लेनी है ना, तो परपेंडिकुलर लाइन हम बाहर के साइड का ही यूज करेंगे। थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्लियर है। अब जो है मैं बात करता हूं यहाँ पे फ्लक्स की। तो फ्लक्स में आप फ्लक्स को हम किससे दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं, फाई ई से। और फाई जो होता है वो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है और वो जो है हमारा ई ए कॉस थीटा होता है। अब एक्चुअली में क्या है, ये फॉर्मूला हमारा कहां से आ रहा है ये हमें थोड़ा सा समझना है। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहां से, इसको समझने के लिए मैं आपको जो है थोड़ा डायग्रामेटिक वे में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश में करूंगा। ठीक है, तो देखो जो ये जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको दिखाया है, ये फॉर्मूला जो फाई बना हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत जो फ्लक्स है वो हमारा बन कैसे रहा है। चलो इसको भी हम थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो ये आपको बेहतर तरीके से और समझ में आएगा। चलो यहां पर मैं बना करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये हमारे पास एक डायरेक्शन हो गया सिंपल सा, और यहां पर ये हो गया, और यहां पर जो है हमारा z डायरेक्शन हमारा ये हो गया। क्लियर है, इन सबको जो है हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, इनको जो है हम थोड़ा डार्क कर देते हैं। चलो हो गया डार्क भाई, और चलो ये सही है। अच्छा, इसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सरफेस मैं यहाँ पे लूँगा, जनरल सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया, मान के चलिए ऐसा। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, कलर ले लेता हूँ, एक छोटा सा यहाँ पर दे देता हूँ उसको। ये सरफेस आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है ना, देखो मुझे फ्लक्स निकालने हैं, तो फ्लक्स निकालने के लिए एक तो ये सरफेस हो गया। अब ये सरफेस थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इस सरफेस को ना यहाँ से हटा करके मैं थोड़ा सा डिफरेंट सरफेस यहाँ पर अज्यूम करता हूँ और डिफरेंट सरफेस से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से ये वाले ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये सरफेस हो गया हमारा। ठीक है, चलो यहाँ से ऐसा आप कर लीजिए। अब चाहो तो इसको इधर भी मिला सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे मैं मिला देता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बस काउंट करना है कि भैया इसके अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हमारा गुजर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरने के लिए अब एक चीज देखो, यहां से अगर मैं बात करूं कि यहां से एक लाइन तो हमारी ये है, एक तो ये जा रही है। ठीक है, एक तो ये जा रही है, फिर यहां से ये स्टार्ट हो गया, मान के चले ऐसे। और चलो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं आपको बना के। ये लाइन हमारी गई, ठीक है ना, ऐसे जाएगी। एक लाइन जो है हमारी ये जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी जो है ये जा रही है, और कुछ हमारे बाहर से भी जा रहे हैं। तो आपको पता है कि जो इस क्षेत्र के अंदर से जा रही है हम उसी को इन जनरली काउंट करेंगे ना, हम उसी को ही जनरली काउंट करेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, फ्लक्स बन कैसे रहा है, फ्लक्स कैसे बन रहा है, अगर ये जो फाई है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ई जो है ई के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ई जितना ज्यादा होगा फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये जो लाइन है ये ई है तो है ना, ई है। अब ये ई जितना ज्यादा होगा फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है। जितनी लाइन इसके अंदर से जाएगी वो उसका जो फ्लक्स है वो उतना ज्यादा बढ़ेगा, है कि नहीं, वो उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो फाई जो है टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है, ई पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। दूसरा अगर मैं एक केस और लूं, फाई जो है किस पर डिपेंड करेगा, एरिया वेक्टर पर डिपेंड करेगा। आप अगर देखोगे तो फाई जो है
एरिया वेक्टर पर डिपेंड करेगा। एरिया अगर बड़ा है तो फ्लक्स भी ज्यादा उसके अंदर से जाएगा, मतलब लाइंस जो है उसके अंदर ज्यादा पास होंगी, है ना, लाइंस जो है ज्यादा उसके अंदर से पास होंगी, तो उस कंडीशन में एरिया के भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो मतलब फाई जो हमारे पास आ रहा है वो ई डॉट ए के ए वेक्टर के जो है इक्विवेलेंट आ रहा है। अब ई डॉट प्रोडक्ट है तो आपको पता है कि फाई ई जो है डॉट प्रोडक्ट में ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। एंड थीटा क्या है? थीटा जो है लाइन जो एरिया है और जो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उसका बीच का एंगल है, ठीक है, उसके बीच का क्या है? एंगल है। जैसे अब यहाँ एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, मैं यहाँ दूसरे कलर से वो कर देता हूँ। एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और ई के डायरेक्शन में इधर ही है, तो यहाँ थीटा तो हमारा जीरो हो गया। तो अगर कॉस थीटा अगर जीरो होगा तो कॉस थीटा के लिए जीरो, मतलब ई इंटू ए हो जाएगा इस केस के लिए। लेकिन मैं एक केस अगर और ड्रॉ करूं, ये जो लाइन है, मान के चलिए ये जो लाइन है वो हमारा सीधी ना निकल करके ये देखो, एरिया वेक्टर हमेशा ध्यान रखना परपेंडिकुलर ही होगा। मान के चलिए कि एरिया वेक्टर जो है वो हमारा ये है, ये एरिया वेक्टर है, ध्यान रखना। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हमारा इस टाइप से गुजर रही है, इसके अंदर से ऐसे, तो इसके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो मान के मैं चल रहा हूं कि थीटा है। तो उस कंडीशन में जो हमारे पास फाई ई होता है वो ई ए कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो होप कि जो विद्युत फ्लक्स है उसको मैं समझाने की कोशिश किया है वो आपको समझ में आया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस चीज को लिख भी लिया है कि जो हमारे पास ई है वो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए जो है सतह का क्षेत्रफल वेक्टर है। क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा लंबवत होता है सतह से। विद्युत क्षेत्र और सतह के लंबवत दिशा के बीच का कोण है, लंबवत दिशा वही एरिया वेक्टर है, और ई जो है विद्युत फ्लक्स है। तो आई थिंक समझ में आ गया है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्लियर, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब हम कुछ विशेष स्थितियों पर विचार करेंगे, ठीक है। देखो क्या क्या है इसमें, विशेष स्थितियों में क्या क्या आएगा। यहां पर क्या होना है, सबसे पहला स्थिति क्या है, देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ई है ई ए कॉस ऑफ थीटा है, ठीक है, मतलब फाई ई जो है वो ई ए कॉस ऑफ थीटा के बराबर है, ठीक है। अब देखो यदि समतल पृष्ठ ले, है ना, अभिलंबवत हो, समतल पृष्ठ के क्या हो, अभिलंबवत हो, जैसे कि ये स्थिति मैंने अभी दर्शाया था आपके सामने, ये स्थिति, ये वाली स्थिति, ये वाली स्थिति, मतलब एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर भी भाई इसी डायरेक्शन में है ना, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है ना। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, वैसे आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। मैं यहां से इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ये अंदर से गई हो, ठीक है, अंदर से पास हुआ है। देखो एरिया वेक्टर तो लंबवत होगा ही होगा, है ना, एरिया वेक्टर लंबवत होगा, लेकिन ई भी लंबवत है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, मतलब ए भी इसी डायरेक्शन में है और ई भी इसी डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल तो जीरो हो जाएगा, मतलब थीटा हो गया जीरो। तो थीटा अगर जीरो हो गया, अगर थीटा अगर इफ थीटा जो है हमारे पास क्या हो, मतलब यदि, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, यदि थीटा जो है हमारे पास क्या हो, जीरो हो, तो जीरो होगा तो जो फाई ई होगा, जो फाई ई होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ई ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ई ए के वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, यहीं पर जो है मैं अगर एक केस और लूं, जैसे दूसरा केस क्या है कि जो हमारा एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, इसको सही से बनाता हूं मैं, जो उसका एरिया वेक्टर होगा ये ऐसे बन जाएगा, है ना, जो उसका एरिया वेक्टर होगा, मान के चलिए एरिया वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है ऐसा ही होगा ना, ए ऐसा ही होगा ना एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है, ये होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि फ्लक्स की डायरेक्शन जो है वो एकदम परपेंडिकुलर निकल रही है, ऐसे निकल रही है, समझना, ऐसे निकल रही है, ऊपर से निकल रही है, तो ये परपेंडिकुलर हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो उसकी कंडीशन में देखो जो हमारा फ्लक्स हो जाएगा ना वो भैया जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो काउंट होगा ही नहीं। ये जो फ्लक्स हमारा, ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन तो हमारा विद्युत फ्लक्स में काउंट ही नहीं होगा ना। कैसे काउंट हो जाएगा फ्लक्स, तो क्योंकि उसके अंदर से हमारे जानी चाहिए ना, फ्लक्स उसके अंदर से नहीं जा रही है, इसके बाहर से निकल जा रही है,
तो उस कंडीशन में जो देखो फाई ई होगा वो हमारा ई ए कॉस 90 डिग्री है ना इसका एंगल, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो आपको पता है ना फाई जो फ्लक्स हो जाएगा हमारा, विद्युत फ्लक्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो है क्या होता है, 0 होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में उपयोगी है और उन पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसके मात्रक पर, ठीक है, जो विद्युत फ्लक्स है उसका मात्रक हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो फाई जो है वो हमारा किससे बना है, फाई ई जो बना है वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा और उसका क्षेत्रफल, और कॉस थीटा से बना है। तो कॉस थीटा आपको पता है कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो ई का मात्रक हमें निकालने पड़ेंगे, ई का मात्रक और ए का मात्रक, ए हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। ये समझने वाली चीज है भैया, और ऐसे मात्रक हमें निकाल भी सकते हैं हम। तो ई आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र है, तो ई जो है विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। तो न्यूटन पर कूलाम ये हो जाएगा गुणा ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर जो है इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। इसको इन शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और c पावर माइनस का 1। क्लियर है। अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि हम मात्रक को कैसे निकालें। अब आता है इसमें एक इंपॉर्टेंट कि हम विमीय सूत्र को कैसे निकाल सकते हैं। विमीय सूत्र के बारे में ध्यान रखना, विमीय सूत्र जो है एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है। तो विमीय सूत्र अगर पूछा जाता है तो उसको निकालेंगे कैसे, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूं विमीय सूत्र निकालने का। देखो ई वैसे जैसे मैं मात्रक निकाला था ना, फाई ई जो है वो हमारा ई ए से बना है, कॉस हम नहीं ले रहे क्योंकि कॉस का ना विमा होता ना कुछ है। तो ई की विमा लिखेंगे हम, ई की विमा गुणा ए की विमा, है ना, ए की विमा। तो ई की विमा आपको पता ही है कि ई के लिए सबसे पहले तो हमने ई का जो मात्रक है वो हमें न्यूटन पर कूलाम बताया था। न्यूटन मतलब बल हो गया ना, तो एम एल टी माइनस 2 होता है, और यहां पर जो है कूलाम ए टी होता है ना, Q इज इक्वल टू आई टी होता है, ए टी हो जाएगा। ए हमारा क्या है, क्षेत्र उसका है, तो मीटर का एल स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा। अब इसको हम जो है क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो एम एल स्क्वायर और यहां पर एल है तो L3, और टी ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, t -3, और a जो है यहां पर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये जो है इसका हमारा विमीय सूत्र भी ऐसे हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो इस लेक्चर में हम विद्युत फ्लक्स को ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा बनाने से अच्छा है कि इसको हम छोटे में ही समझे, है ना, और समझ में भी हमें आना चाहिए। अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। प्लस आने वाले टाइम में हम और भी क्वेश्चंस भी इसमें देखेंगे। बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है वो हमारा गॉस का थ्योरम है, गॉस प्रमेय हम देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, और गॉस प्रमेय इसी से रिलेटेड है, इसलिए फ्लक्स को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी इसको आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आपके पास पहले पहुंच जाए। और वीडियो सही लगे इसको लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गॉस प्रमेय के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।